ये वीडियो आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 1 महीने के अंदर हम 12 महीने की पढ़ाई कैसे निकाल सकते हैं। मतलब आप इस 1 महीने में जितनी पढ़ाई करोगे, बाकी लोगों ने 1 साल में उतनी पढ़ाई की होगी। ये पॉसिबल है। आपको बस 3 टाइम्स हार्डवर्क करना है और 4 टाइम्स स्मार्ट वर्क करना है। टोटल मिला के 12 महीने की मेहनत हम 1 महीने में कर पाएंगे। इसके लिए स्मार्ट वर्क कैसे करना है और हार्ड वर्क कैसे करना है, दोनों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट वाइज। और एंड में मैं प्लान भी बताने वाला हूँ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली इस महीने को हैंडल कैसे करना है। विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संकल्प सालुंके, मैं फाइनली MBA स्टूडेंट हूँ एट एम्स भोपाल और मैं चीफ मेंटर हेड भी हूँ एट mentorme.in। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने बताया, एफर्ट्स। देखो, नीट में अगर तुम फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे एफर्ट्स फेल हो गए। तुम नहीं फेल हुए, तुम्हारे एफर्ट्स फेल हो गए। तो एफर्ट्स में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए और हमें 3 टाइम्स हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, अच्छे से टाइम मैनेज करके। स्टडी आवर्स का मेरे से पूछोगे तो मिनिमम ऑफ 14 आवर्स हमें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, अभी से लेके नीट तक। इतना बेस है, ठीक है। इससे ज्यादा करते लोग, ठीक है। जो सक्सेस होता है, जो विनर रहता है, इससे ज्यादा ही पढ़ाई करता है, कैसे ना कैसे। चाहे वो कुछ बाहर मस्ती वगैरह करते टाइम पे या फिर म्यूजिक सुनते सुनते रिवीजन करना हो, ये सब इंक्लूड करते हमें 14 आवर्स मिनिमम ऑफ टाइम होना ही चाहिए इस फाइनल मंथ के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोच के ऊपर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अप्रोच अगर तुम्हें समझ आ गई तो हर चीज पे इसका तुम एप्लीकेशन कर सकते हो। अप्रोच हमारी ऐसी होनी चाहिए कि नीट का जो सिलेबस है, हमें A to Z रिवाइज करते नहीं जाना है। ABCDE ऐसे करते करते Z तक नहीं जाना है। हमें बल्क रिवीजन करनी पड़ेगी। बल्क रिवीजन मतलब A to Z पूरा जो सिलेबस है हमें इकट्ठा रिवाइज करना है। वो कैसे करना है हम आगे बात करेंगे, बट जिसके ऐसे बल्क वाले रिवीजन सबसे ज्यादा हो जाएंगे वही ये रेस जीत जाएगा। क्योंकि पार्ट सिलेबस टेस्ट से, जब पार्ट सिलेबस टेस्ट हमारे चालू थे उस टाइम पे हमने A to Z रिवीजन तो की है, थरोली रिवीजन की है, बट यही चीज हम करते रहेंगे। जो भी उड़ान सीरीज वगैरह ऑनलाइन चालू है, बस उतना ही हम देखते रहेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। तो वो ऐसे हो जाएगा कि हम A to Z 1 by 1 रिवीजन, सिक्वेंशियल रिवीजन कर रहे हैं। इसका इफेक्ट ऐसा हो जाएगा कि जैसे ही हम Z तक पहुंच जाएंगे, हम फिर से ABCD जो है ना वो पूरी भूल जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी यूजलेस टेक्निक है। इस टाइम पे हमें बल्क रिवीजन करना पड़ेगा, A to Z इकट्ठा रिवीजन करते जाना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम आगे के पॉइंट में डिस्कस करने ही वाला है। फिर दूसरी चीज है, हमें एफिशिएंसी इस टाइम पे मैक्सिमाइज करना। मैंने बोला था कि हमें 4 टाइम्स स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे करना है? नीट 2024 में जो चीजें आने वाली है वही चीजें पढ़ना है। आप बोलोगे ये क्या बात हो गई कि जो चीजें आने वाली है वही पढ़ना है, ये हमें पहले ही पता होता तो वो तो हम ही पढ़ ही लेते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि हाईएस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स जो कि वो हमें पहले से पता है, आ सकते हैं सबसे ज्यादा, उनको ज्यादा वेटेज देना है, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। वो कैसे पता चलेगा हमें? NTA के जो पेपर्स है, चाहे वो नीट के पेपर्स हो या फिर JEE मेन के पेपर हो, JEE मेन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा हाई लेवल रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा हाई लेवल रहेगा, बट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पेपर है उन पे फोकस करना है, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। NTA के अपने नीट के क्वेश्चन, ठीक है, और JEE मेन के क्वेश्चन, तो इन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और PYQ करना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बस तुम PYQ अटेम्प्ट करते जाओ। PYQ करना मतलब क्या है? एक टॉपिक पे PYQ आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा कि उस टॉपिक के और 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि सेम फॉर्मूला के बेस्ड है, उसके वेरिएशन है। क्योंकि PYQ इंडिकेटर है, बस कि बताता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, और वही सबसे प्रोबेबल टॉपिक्स है। अगर हम उन पे फोकस करेंगे, PYQ सॉल्व करना बहुत इजी है, बस, ठीक है, कि PYQ सॉल्व कर लिए 1 घंटे में, अगर पेपर सॉल्व कर लेते फिजिक्स का, अगर PYQ वो नहीं करना है, ठीक है। चैप्टर वाइज करना है हमें, बट कैसे करना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिख जाता है हमारा PYQ का, उसका जो टॉपिक है उसको रूट में जाके उसको सही कर देना है। अगर हमारा वीक दिख रहा है हमें, तो उसको वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है। जो भी क्वेश्चन वगैरह आ रहा है उससे और क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको जाके अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। ये सही स्ट्रेटेजी है PYQ अटेम्प्ट करने की, ठीक है। इसको तुम ध्यान रखना। आगे भी हम बात करेंगे एग्जैक्टली कि और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हमें देखना है। फिर बात करते हैं हाउ एग्जैक्टली टू स्टडी, ठीक है।
इसमें बहुत लोगों की दिक्कत रहती है। अभी हमें 1 महीना 3 टाइम्स हार्डवर्क करना है, हमने डिसाइड किया है, ठीक है। 14 आवर्स प्लस मेहनत करनी है, वो भी डिसाइड किया है। बट इससे ज्यादा मेहनत करने वाले भी लोग रहते हैं और तुम्हारे से कम मार्क लाएंगे, वो ऐसे भी लोग होंगे। मतलब तुम्हारे से ज्यादा मेहनत करके तुम्हारे से कम मार्क लाएंगे, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तुमने एग्जाम्पल देखे होंगे, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हाउ एग्जैक्टली टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करते हैं लास्ट के मंथ में। लास्ट के मंथ में पैसिव रीडिंग बिल्कुल काम की नहीं होती, एक्टिव रीडिंग काम की होती है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? पैसिव रीडिंग का मतलब है कि तुम एनसीईआरटी का कोई चैप्टर ले लो और उसको लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 560 तक पढ़ते जाओ बस, ठीक है। उसको बोलता है पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या है? मुझे एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ना है तो मैं एनसीईआरटी का चैप्टर ले लूंगा और मैं देखूंगा कि हर एक पैराग्राफ में मुझे पहले से क्या आता है और क्या मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। ऐसे पहले सोच लूंगा मैं, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा ज्यादा ध्यान कहाँ पे जाएगा? जो मुझे नहीं आता। तो ऐसे जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और फाइनल मंथ इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। आगे इस पे भी बात करूंगा मैं कि इम्प्रूवमेंट एग्जैक्टली होती क्या है। बट ये बात समझ लीजिए कि ये जो मंथ है वो एक्टिव रिविजन का है। तुम्हें दिमाग पे स्ट्रेस देना पड़ेगा। फिजिक्स भी अगर तुम पढ़ रहे हो तो नोट्स के क्वेश्चन पढ़ने नहीं है, नोट्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो क्वेश्चन वीक लगता है, उसके सॉल्यूशन देख लो, कंसेप्ट ऊपर की पढ़ लो। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है उस टॉपिक का, वन शॉट जाके देख लो। उस टॉपिक का 5-10 मिनट का जितना भी पोर्शन रहेगा उतना जाके देखना। आगे बात करते हैं स्टक मार्क्स। इस टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि मार्क्स स्टक होना। इसको कैसे हैंडल करना है? देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं मुझे कि मेरे अभी 380 मार्क्स आ रहे हैं, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। ऐसे बोलते हैं 550 मार्क्स आ रहे हैं, वहीं पे अटके है, बहुत टाइम से मैं टेस्ट वगैरह लगा रहा हूँ बट मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। तो पहले समझ लो कि इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि तुम्हें पहले 1000 टॉपिक्स आते थे, तुम्हें 1000 टॉपिक क्या है तुम्हारे स्ट्रॉन्ग, तो उसके बाद में तुम आज पढ़ाई करते हो कुछ और तुम्हारे अभी 1020 टॉपिक्स अभी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अभी अगली टेस्ट जब तुम दोगे 1020 टॉपिक्स के साथ इंस्टेड ऑफ 1000 टॉपिक्स, तो क्या हो जाएगा? चांसेस है कि कोई क्वेश्चन वो जो 20 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमने पढ़े उसके ऊपर से आ सकता है, और अगर आ गया तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट ऐसे भी हो सकता है, बात को समझ लो, कि सारे क्वेश्चंस मतलब एक भी क्वेश्चन 1020 टॉपिक से ना आए और तुम्हारे मार्क्स 0 भी हो सकता है 500 से, ठीक है। ये बात समझ लो थोड़ा कि इम्प्रूवमेंट मार्क्स से नहीं देखी जाती, इम्प्रूवमेंट देखी जाती है करेक्शन से। तुम पेपर देते हो, पेपर के बाद तुम देखते हो कि कौन सा टॉपिक थोड़ा भी वीक है तुम्हारा, उसको जाके करेक्ट करते हो। बस गलत क्वेश्चन को टैकल नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर जब भी तुम सॉल्व करोगे, साथ साथ में तुम्हें जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये तो क्वेश्चन मेरे से बन रहा है बट कौन सा इसका जो टॉपिक है वो थोड़ा शायद से मेरा वीक है, मार्क करते जाओ। गेस वर्क जहाँ पे कर रहे हो मार्क करते जाओ। और ऐसे करने के बाद जब पेपर चेक करोगे, जैसे ही कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर मार्क क्वेश्चन आता है, उसको टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद ही आगे की पेपर चेकिंग जो है ना वो कंटिन्यू करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सारा पेपर चेक कर लिया, एक लिस्ट बना ली वीक टॉपिक की और एक एक टॉपिक करते जा रहे हैं। ये बहुत लोग करते हैं बट वो यूजलेस है, ठीक है, टाइम बहुत जाता है उसमें। फिर बात करते हैं बेस्ट रिविजन टूल जो कि तुम्हारा साथ ही रहेगा इस फाइनल मंथ में। वो क्या? सबसे बेस्ट जितनी भी मैंने अब तक मतलब तुम्हें टॉप पॉइंट्स बताए कि ये चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी, इफेक्टिव रिविजन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट, सब वो किस में इंक्लूड हो जाएगा? मॉक टेस्ट सॉल्विंग में, ठीक है। मॉक टेस्ट को देखो, लूजर जो होता है वो बोलता है इवैल्यूएशन का टूल, ठीक है, बट जो टॉपर्स रहते हैं उनको पता रहता है मॉक टेस्ट मतलब पढ़ाई का सबसे अच्छा जरिया, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाना और उसमें जो जो गलती होती है या फिर थोड़ा भी उनको वीक लगता है, चाहे क्वेश्चन सही हो जाए, थोड़ा भी तो उनको टॉपिक वीक लगता है, वो जाके उसका अच्छे से पढ़ लेते हैं उनके नोट्स के अंदर। ज्यादा रायता नहीं फैलाना है, ठीक है। क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें जो भी गलती हो जाती है वो जाके हमें नोट्स में ढूंढनी है, ठीक है। जो टॉपिक है वो ढूंढना है और उसके आसपास के क्वेश्चन लगाना है। अगर तुम्हें ज्यादा लगता है एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल थोड़े देख लेना है, ज्यादा ही और करना है तुम्हें तो नोट्स वाले जो भी तुम्हारे जो प्रिंटेड नोट्स वगैरह रहेंगे उसके अंदर के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है और पीवाईक्यू, इतनी चीजें इनफ है, ठीक है। देखो, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह बनता है ना, वो लोग पीवाईक्यू देख के ही मॉक टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है।
तो जो मैं बोल रहा था ना पहले कि पीवाईक्यू तुम्हें ऐसे करना है कि पीवाईक्यू से डिराइव्ड क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तो वो डिराइव्ड क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट के अंदर आते हैं। तो ये ऐसे करके हमें मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि हम डिराइव्ड पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, कभी कभी पीवाईक्यू भी कर रहे हैं। ऐसे करके हमारा टाइम भी बच रहा है, हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि वीक टॉपिक क्या है। इस टाइम पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे मिलेगी, जब हम जो आता है हमें पहले से वो नहीं पढ़ेंगे और जो नहीं आता है वो हम पढ़ेंगे, उस टाइम पे हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे बहुत लोग कंफ्यूज करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि फाइनल मंथ में जो तुम्हें आता है वही पढ़ो, वो बात सही है, बट जो इनिशियल अभी 10-15 डेज है तुम्हारे पास, इसमें तुम्हारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो थोड़ा सा वीक रह चुका है उनको हम कन्वर्ट करें। अगर आसानी से कन्वर्ट हो रहा है उनको कन्वर्ट कर ले, मार्क्स उसी से इंप्रूव हो जाएंगे। जो तुम्हें पहले से आता है वही तुम पढ़ोगे तो उससे मार्क्स नहीं इंप्रूव होते। और बाद में हमारी फाइनल रिविजन होगी नीट से पहले 10 दिन की, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने अब तक पढ़ा है, जो हमारा स्ट्रांग है पहले से, उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमारा स्ट्रांग भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इनिशियल एक 15 डेज मान लो तुम्हें करना है मॉक टेस्ट देना, और उससे जो भी टॉपिक डिराइव होता है उस पे जाके मतलब अच्छे से पढ़ लेना। इसमें बहुत टाइम जाएगा। मैंने शुरुआत में भी जब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था, मुझे 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन भी लगते थे मॉक टेस्ट के एनालिसिस करने में। एनालिसिस करना मतलब पढ़ाई करना। तुम्हें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, बट मॉक टेस्ट क्या बताएगा कि क्या टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, ये चीज बताएगा तुम्हारी मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फाइनल मास्टर प्लान क्या है। अभी मैंने ये सब चीजें बता दी। अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ कि तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितने दिन तुम्हें क्या करना चाहिए, दिन का डिवीजन कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें मैं बात करने वाला हूँ आज से, ठीक है, अभी से। तो जिनके मार्क्स 400 से कम है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा कि जो थोड़ा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है ना, उनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उनका दिन का डिवीजन ऐसे रहेगा, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 2 आवर्स, ऐसे दिन का डिवीजन रहेगा। 14 आवर्स का डिवीजन हो गया, ठीक है। फिर एक 6 आवर्स में क्या करना है, तुम्हें एक लिस्ट बनानी है। तो उन टॉपिक्स की जो तुम्हारे वीक है बट उनका वेटेज हाई है, ऐसे वाले टॉपिक्स निकाल लो और उन 6 घंटे में उस पे ही फोकस ज्यादा कर लेना, ठीक है। और मेजोरिटी उनका ऐसा रहेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बायो के लिए डेडिकेटेड टाइम देने वाला हूँ। अगले 6 आवर्स तुम्हारा होना चाहिए मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस का टाइम, ठीक है। ऐसे करो कि 3 घंटे में तुम्हारी मॉक टेस्ट होगी, उसके बाद 3 घंटे में एनालिसिस कर लो, और वही मॉक टेस्ट का एनालिसिस अगर तुम्हारा खत्म नहीं होता है, अगले दिन के 6 घंटे के स्लॉट में कंटिन्यू कर लो और ऐसे साइकिल चलाते जाओ। मान लो कि आज तुमने 3 घंटे में एनालिसिस खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा 5 घंटे लग रहा है, तो 3 घंटे आज कर लिए तुमने, 2 घंटे अगले 6 घंटे के स्लॉट से कर लिए, तुम्हारे पास 4 घंटे बचता है। उसके अंदर तुम 3 घंटे की एक मॉक टेस्ट लगा लो और 1 घंटा जो एक्स्ट्रा बचता है उसमें उसका एनालिसिस कर लो। मतलब सिंपल बात यह है कि चक्कर चलाना है उसमें, मॉक टेस्ट एनालिसिस इस चीज का, बाकी कोई भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर बचते हैं फाइनल 2 आवर्स, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, बायो पे पूरा फोकस करेंगे। बायो को पढ़ने का भी ज्यादा सही तरीका ये है कि तुम क्वेश्चंस लगाओ, जो चीज नहीं आती है वो ढूंढो और उसको जाके पढ़ो, ठीक है। जो चीज अगर तुम कोई चैप्टर पैसिवली पढ़ते जाते हो तो वही चीज तुम पढ़ते हो जो तुम्हें पहले से ही आती है। ये चीज करने से सबका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। जो मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें 1 महीने के अंदर 12 महीने की पढ़ाई करनी है, वो बिल्कुल पॉसिबल है। और पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि बाकी सारे लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे, ठीक है। बाकी सारे लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे इसलिए तुम कर सकते हो। बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, पैसिव रीडिंग कर रहे हैं, जो उनका आता है वही चीज फिर से पढ़ रहे हैं, जो नहीं आता है उस पे उनका ध्यान ही नहीं है। तो तुम क्या करोगे, मार्क इंप्रूव करना है इसलिए तुम क्या करोगे, जो नहीं आता है उसको तुम्हें फोकस करना है। बायोलॉजी में भी तो तुम मॉक टेस्ट लगाओ बायो की रोज, ठीक है, रोज एक मॉक टेस्ट लगाओ, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारे बैच के अंदर बहुत लोगों का फायदा हुआ है। 3 साल से मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ, हर साल मतलब बहुत अच्छे से फायदा होता है। तुम एक बार करके देख लेना, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तुम्हें। रोज एक बायो की मॉक टेस्ट उठाओ, करो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन तुम्हारे से नहीं बनता है, थोड़ा सा वीक लगता है, वो जाके एनसीईआरटी के अंदर से वो पैराग्राफ जाके पढ़ लो अच्छे से, और उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है तो बना लो, खुद से मन के अंदर बना लो और उसको टिक मार्क कर दो उस पैराग्राफ को कि ये मेरा हो गया, ठीक है। और जो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया उस लाइन के साइड में क्यों बना लो, कि जब हमारी फाइनल 10 डेज वाली रिवीजन रहेगी उस टाइम पे हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कि कहाँ से हमारी मिस्टेक हुई थी, कौन से तुम्हारे पैराग्राफ कवर है मॉक टेस्ट से, कौन से पैराग्राफ नहीं कवर्ड है। तो लास्ट के 10 डेज में हम पूरी एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, हमारा
जो मतलब डेटा ऑलरेडी रहेगा कि क्या पढ़ना है, क्या ज्यादा फोकस करना है, क्या कम पढ़ना है, ये ऑलरेडी हमें पता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आज से रोज करना। ठीक है, ये रह गया अपना लेस देन 400 वाला डिवीजन। ठीक है, मोर देन 400 वाले हैं, उनके कंसेप्ट ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, उनको रिविजन करना है, उनको मार्क बूस्ट करने का तरीका यही है कि तुम बिल्कुल भी अभी A to Z मत करते जाओ, इकट्ठा बल्क रिविजन करते जाओ। जितने ज्यादा हो सकते उतने ज्यादा तुम मॉक टेस्ट लगाओ, तुम्हारी वीकनेस ढूंढो। यूजुअली ऐसे रहता है 3 सब्जेक्ट में से 2-3 सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं परेशान कर रहे हैं। 2-3 सब्जेक्ट इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पास 5 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट नहीं। कौन से बायोलॉजी है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स है। ठीक है, केमिस्ट्री का डिवीजन इसलिए किया हूं मैं क्योंकि केमिस्ट्री के हर एक सब्जेक्ट का एक अप्रोच जो है वो सबका अलग है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें बायो जैसा करना पड़ता है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स जैसा करना पड़ता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा हाइब्रिड अप्रोच है। तो मैं रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म 2 चीजों में डिवाइड करके रिएक्शंस जो है और रिएक्शन मैकेनिज्म का कंसेप्ट पार्ट है, जीओसी स्ट्रांग होना चाहिए। रिएक्शन और रिएक्शन जो पार्ट है उसमें तुम्हारा रट्टा अच्छे से होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा जो कंसेप्ट पीछे की बनी है जीओसी वाली वो अच्छा है। ठीक है, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो डिवीजन जो है 5 सब्जेक्ट का, तो उसमें हमें क्या करना है कि बस बल्क रिवीजन करते जाना है, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको ढूंढना है, और उसके जो भी टॉपिक्स है उसको थोड़ा थोड़ा टैकल करते जाना है। जो सबसे वीक वाला चैप्टर है उसके डायरेक्टली जाके चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, या फिर चैप्टर वाइज जो भी पीवाईक्यू है डायरेक्टली जाके दे दो, तो मैं एग्जैक्टली पता चलेगा कि उस चैप्टर में से भी कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, उसको जाके टैकल कर लो। ठीक है, ऐसे करके हमें वीकनेस ढूंढनी है हमारी और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते जाना है। मोर देन 400 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी 550 प्लस वाले वगैरह जो बच्चे हैं उनके लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। मार्क बूस्ट करना है मतलब तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट बस लगाना मतलब मार्क बूस्ट नहीं होता है। मेन पार्ट मॉक टेस्ट का ये है कि एनालिसिस करना और वो पढ़ाई करना। मॉक टेस्ट तुम्हें बताता है कि क्या पढ़ना है, सही से समझ लो। ठीक है, क्या पढ़ना है ये बताता है, तो सही से मतलब असली पढ़ाई कब स्टार्ट होती है, मॉक टेस्ट होने के बाद। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं मॉक टेस्ट होगी अगले मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, ये अप्रोच बिल्कुल भी मत रखना। बाकी जो फाइनल टिप्स वगैरह है, मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वगैरह, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम अच्छे कमेंट्स लिखोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और एक बात, ये सब चीजें जो मैंने बताई, ये सब करने के लिए अगर तुम्हें डिफिकल्टी लग रही है या फिर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो हमारे पास मेंटर मी में मेंटर्स है जो तुम्हारे 1 महीना पूरा साथ रहेंगे, कंप्लीटली सेशंस वगैरह रहेंगे। छोटी छोटी तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स आ रही इन सब चीजें करने में वो सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो विश्वास बैच है उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो विश्वास बैच को जिनको भी ज्वाइन करना है, जिनको भी लगता है फाइनल 1 मंथ मेरा सबसे प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो लोग चांस मत लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, विश्वास बैच को। बाकी ऑल द बेस्ट सबको, हासिल करते रहना। बाय बाय।